जया से होता है जो एक क्लिनिक में बैठी है। दरअसल जया आईवीएफ तकनीक के माध्यम से मां बनने का सपना संजोए हुए है। डॉक्टर उसे समझाती हैं कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उसे अपने पति को साथ लाना होगा। इस पर जया बात टालते हुए कहती है कि वह अपने पति को सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए आईवीएफ की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वह खुद ही उनका सैंपल लेकर आएगी। डॉक्टर बताती हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। इतनी बड़ी रकम के बारे में सुनकर जया गहरी सोच और चिंता में डूब जाती है। इसके बाद हम जया की मां रेखा को देखते हैं। रेखा एक शराब की दुकान में काम करती है। दिन भर की थकान और आज का सारा हिसाब किताब खत्म करने के बाद वह दुकान से वाइन की 2 बोतलें उठाती है और खामोशी से अपने घर की ओर निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर जया की छोटी बहन सुषमा अपनी एक अलग ही दुनिया में व्यस्त है। वह सोशल मीडिया के लिए अपने जीजाजी यानी जया के पति मानस के साथ वीडियो शूट कर रही है। वीडियो में सुषमा का अपने जीजा के साथ कुछ ज्यादा ही खुलकर बात करना और फ्लर्ट करना दर्शकों को खटकता है, जिसके चलते उसे भद्दे और नकारात्मक कमेंट्स मिलने लगते हैं। इन कमेंट्स को पढ़कर सुषमा बुरी तरह भड़क जाती है। वैसे भी सुषमा का मिजाज काफी तीखा है, खासकर तब जब कोई उससे उसके पिता के बारे में सवाल कर ले। पिता के जिक्र मात्र से ही वह आग बबूला हो जाती है। इधर जया की असल जिंदगी और उसके ससुराल का माहौल उसके मां बनने के सपनों से बिल्कुल उलट और घुटन भरा है। उसके ससुराल में उसका ससुर, 3 देवर और पति मानस रहते हैं। इन 5 मर्दों का ध्यान रखने की पूरी जिम्मेदारी अकेले जया के कंधों पर है। रात के सन्नाटे में जब जया ने मानस और अपनी बहन सुषमा का वह वीडियो देखा तो उसके दिल को गहरी ठेस लगी, लेकिन उसने अपना दर्द होठों पर ही दबा लिया और मानस से एक शब्द भी नहीं कहा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसकी मां रेखा थी जो फूट फूट कर रो रही थी। रोते हुए रेखा ने जया से कहा कि वह सुषमा को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले। इन बातों के बीच यह भी साफ झलक जाता है कि जया और सुषमा के रिश्ते बेहद तल्ख हैं और दोनों बहनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। खैर, जब तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल पर जुड़ती हैं तो रेखा एक ऐसी खबर सुनाती है जो सन्न कर देने वाली थी। वह रोते हुए बताती है कि गुप्ता जी का निधन हो गया है। यह सुनकर जया उलझन में पड़ जाती है और पूछती है कि अगर पड़ोस में रहने वाले गुप्ता जी की मौत हो गई है तो मां इतना क्यों रो रही है। तब रेखा रुंधे गले से वह सच उगलती है कि गुप्ता जी की मौत हमारे घर के अंदर हुई है। यह सुनते ही दोनों बहनें अवाक रह जाती हैं। इस झटके के बाद अगले ही दिन जया और सुषमा अपनी मां के घर पहुंचती हैं। यहीं से रेखा के अतीत के पन्ने खुलते हैं और कहानी 22 साल पीछे चली जाती है। जब रेखा नई नवेली दुल्हन बनकर इस आदर्श कॉलोनी में आई थी तब उसका रहन सहन और तौर तरीके उस दौर के हिसाब से काफी ज्यादा मॉडर्न थे। उसके स्लीवलेस ब्लाउज और बेबाक अंदाज ने पूरी कॉलोनी का ध्यान उसकी ओर खींच लिया था। लोग उसे बुरी नजर वाली औरत मानकर बदनाम करने लगे थे। रेखा के पति का नाम सुकुमार था जो रेलवे में नौकरी करते थे। मजे की बात यह थी कि रेखा के घर के ठीक सामने ही गुप्ता जी का मकान था। रेखा अक्सर अपनी अदाओं से गुप्ता जी को लुभाने की कोशिश किया करती थी। वह जानबूझकर अपनी बालकनी में बैठकर अपने पति सुकुमार की मालिश करती ताकि आस पड़ोस के लोग और खास तौर पर गुप्ता जी उसे ही देखते रहें। इस आग में घी का काम तब हुआ जब शादी के महज 7 महीने बाद ही रेखा ने जया को जन्म दे दिया। यह बात पूरी कॉलोनी में आग की तरह फैल गई कि रेखा शादी से पहले ही गर्भवती थी। इस घटना ने उसकी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। मोहल्ले की औरतें उससे इतनी चिढ़ने लगी थीं कि वे अपने घर के मर्दों को रेखा के साये से भी दूर रहने की ताकीद करती थीं। हालांकि रेखा का पूरा ध्यान गुप्ता जी को रिझाने पर ही लगा रहता था, लेकिन उस वक्त गुप्ता जी उसकी इन हरकतों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। एक दिन रेखा के परिवार पर एक भयानक हादसा टूट पड़ता है। सुकुमार को बिजली का जोरदार करंट लग जाता है। उसे तड़पता देख उसकी माँ उसे बचाने के लिए दौड़ती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन करंट इतना तेज था कि दोनों वहीं चिपक जाते हैं और मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। सुकुमार के गुजर जाने के बाद रेखा एक बार फिर गुप्ता जी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन गुप्ता जी उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन आदर्श कॉलोनी में रेखा को लेकर खौफनाक अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। मोहल्ले के लोगों ने उसे एक डायन का दर्जा दे दिया था, जिसके बारे में मशहूर था कि वह किसी को भी अपने वश में कर सकती है। कुछ का तो यहाँ तक कहना था कि रेखा कई गलत कामों में शामिल है और उसने अपने बगीचे में जो सुंदर फूल लगा रखे हैं उनके नीचे उसने न जाने कितने लोगों की लाशें दफनाई हुई हैं। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। अगले दिन जया और सुषमा अपनी मां के घर पहुंचती हैं। उनके सामने गुप्ता जी की बेजान लाश पड़ी थी और तीनों इसी उधेड़बुन में थीं कि अब इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। जया और सुषमा अपनी मां से पूछती हैं कि आखिर गुप्ता जी इतनी रात गए उनके घर आए ही क्यों थे। तब रेखा बीती रात का वह खौफनाक सच बताती है। उसने कहा कि कल रात गुप्ता जी अचानक दरवाजे पर आए। मुझे लगा कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है, शायद उसी सिलसिले में कोई मदद या सामान मांगने आए होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उनकी नीयत कुछ और ही थी।
रेखा ने बताया कि गुप्ता जी ने उसे पकड़ने की कोशिश की और वह खुद को बचाते हुए अंदर भागी। गुप्ता जी उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। खुद की आबरू बचाने की इस जद्दोजहद में रेखा ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। गुप्ता जी जमीन पर गिरे और उसी पल उनकी मौत हो गई। पूरी बात सुनने के बाद जया ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि अगर रेखा ने यह सब कुछ अपने बचाव में किया है तो उसे जेल नहीं होगी, इसलिए उन्हें पुलिस के पास जाकर सब सच बता देना चाहिए। लेकिन रेखा इस बात से साफ इनकार कर देती है। उसका कहना था कि कॉलोनी में उसकी जो बदनाम छवि है उसे देखते हुए पुलिस उसकी बात पर कभी यकीन नहीं करेगी। सुषमा भी अपनी मां की बात से सहमति जताते हुए कहती है कि पुलिस उनकी इस कहानी को नहीं मानेगी, इसलिए उन्हें खुद ही कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। तभी रेखा एक खतरनाक सुझाव देती है। वह कहती है कि कल वे लोग मिलकर गुप्ता जी की लाश को नहर में फेंक आएंगे। लेकिन सुषमा को इसमें भी खतरा नजर आता है। वह कहती है कि गुप्ता जी की पत्नी उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी और इससे बात बिगड़ सकती है। दृश्य बदलता है और हम गुप्ता जी की पत्नी को देखते हैं। सुबह सुबह वह अपने पति को घर में ढूंढ रही है। जब वह नहीं मिलते तो वह अनजाने में यही सोचती है कि शायद वह रोज की तरह जॉगिंग पर गए होंगे। इस बात से पूरी तरह बेखबर कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, वह वापस अपने घर के रोजमर्रा के कामों में लग जाती है। हमें पता चलता है कि गुप्ता जी की एक बेटी गोल्डी है और एक बेटा है। गोल्डी की शादी तय हो चुकी है और पूरा घर उसी की तैयारियों में व्यस्त है। इस बीच गुप्ता जी की पत्नी बार बार अपने पति को फोन मिला रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हारकर वह एक ऑडियो मैसेज भेजती है। मैसेज में वह कहती है कि वह जानती है कि कल रात उन दोनों के बीच हुए भारी झगड़े की वजह से गुप्ता जी नाराज होकर चले गए हैं, लेकिन वह उन्हें चेतावनी देते हुए कहती है कि वे जहां भी हों तुरंत लौट आएं, क्योंकि आज उनके बेटे के ससुराल वाले आने वाले हैं और शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। अगले ही दिन कहानी में महेश्वरी की एंट्री होती है, जो गुप्ता जी की पत्नी का भाई है। दिलचस्प बात यह है कि महेश्वरी और जया स्कूल में एक ही क्लास में थे। महेश्वरी मन ही मन जया को पसंद करता है, लेकिन जया के लिए वह हमेशा से सिर्फ एक दोस्त ही रहा है। परेशानी की बात यह है कि महेश्वरी अब पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन चुका है। पुलिस की वर्दी में उसे देखते ही जया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे डर सताने लगता है कि कहीं महेश्वरी को गुप्ता जी के गायब होने का असली सच पता न चल जाए। उसी रात गुप्ता परिवार ने घर में एक जगराते का आयोजन किया है, जिसमें पूरी कॉलोनी के लोग व्यस्त हैं। मौके का फायदा उठाकर रेखा के घर में तीनों औरतें लाश को ठिकाने लगाने की योजना बना रही हैं। इस बीच गुप्ता जी की पत्नी लगातार उनके फोन पर मैसेज और कॉल किए जा रही है। चूंकि फोन सुषमा और जया के पास है, वे सारे मैसेज पढ़ रही हैं। दूसरी तरफ गुप्ता जी की पत्नी को जब अपने मैसेज पर सीन टिक दिखता है तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि गुप्ता जी जानबूझकर उसके मैसेज पढ़ रहे हैं और उसे इग्नोर कर रहे हैं। रात के अंधेरे में जैसे ही रेखा, जया और सुषमा गुप्ता जी के शरीर को ठिकाने लगाने के लिए पैक करने लगती हैं, तभी एक ऐसा वाकया होता है जिससे तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अचानक गुप्ता जी जोर से छींकते हैं। यह देखकर तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि जिसे वे मरा हुआ समझ रही थीं, वह गुप्ता जी दरअसल जिंदा हैं। अब उनकी परेशानी और खौफ पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसी अफरा तफरी में सुषमा गुप्ता जी का फोन खंगालती है और एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। फोन के मैसेज से पता चलता है कि गुप्ता जी खुद रेखा के घर नहीं आए थे, बल्कि रेखा ने ही मैसेज करके उन्हें रात को अपने घर बुलाया था। यह देखते ही जया का गुस्सा फूट पड़ता है और वह अपनी मां से सवाल करती है कि आखिर उसने रात के अंधेरे में गुप्ता जी को घर क्यों बुलाया था। इस पर रेखा एक बेहद बेतुका बहाना बनाती है। वह कहती है कि मैं बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैंने गुप्ता को ताश खेलने के लिए बुला लिया था। जाहिर है जया को उसकी इस मनगढ़ंत कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। इसी बहस और ड्रामे के बीच कहानी का एक और बहुत बड़ा राज खुलता है कि सुषमा सुकुमार की बेटी नहीं है। सुकुमार की मौत के कई सालों बाद रेखा ने सुषमा को जन्म दिया था, जो इस बात का सबूत था कि रेखा की जिंदगी में सुकुमार के बाद भी कई गहरे राज दबे हुए हैं। जब जया ने अपनी मां पर दबाव डाला और कड़े शब्दों में पूछा कि आखिर उसने गुप्ता जी को घर क्यों बुलाया था, तो रेखा को आखिरकार टूटकर असली सच उगलना ही पड़ा। रेखा ने बताया कि उसने वाइन शॉप के गल्ले से करीब 4-5 लाख रुपए का गबन किया है। मुसीबत यह थी कि गुप्ता जी उसी वाइन शॉप के मालिक के अकाउंटेंट थे और उन्हें रेखा की इस चोरी की भनक लग गई थी। गुप्ता जी ने रेखा को धमकी दी थी कि वह जल्द ही मालिक के सामने उसका भांडा फोड़ देंगे। रेखा ने आगे बताया कि कहीं से उसके पास 2 दिन में पैसे आने वाले थे। वह बस इतना चाहती थी कि गुप्ता जी 2 दिन तक अपना मुंह बंद रखें। इसी मिन्नत और सौदेबाजी के लिए उसने गुप्ता जी को 3 पत्ती खेलने के बहाने अपने घर बुलाया था। लेकिन घर आते ही गुप्ता जी की नीयत बिगड़ गई और उन्होंने रेखा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में रेखा ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे गुप्ता जी की यह हालत हो गई। रेखा ने जया को समझाया कि उसे हर हाल में गुप्ता जी को अगले 2 दिन तक यहीं छुपा कर रखना होगा, क्योंकि अगर वे बाहर गए तो वाइन शॉप के मालिक को सब सच पता चल जाएगा और रेखा जेल चली जाएगी। यह सब सुनकर जया गुस्से से लाल हो गई। वह अपनी मां के इस दलदल और अपराधों का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी।
उसने तुरंत अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगी। लेकिन तभी रेखा ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। उसने जया की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा कि तुझे भी तो 4-5 लाख रुपए की जरूरत है ना। रेखा ने लालच दिया कि जैसे ही उसके पास पैसे आएंगे वह जया की जरूरत पूरी कर देगी। आईवीएफ के लिए पैसों की अपनी मजबूरी के आगे जया का जमीर हार गया और वह वहीं रुकने के लिए राजी हो गई। खतरा यह था कि गुप्ता जी अब जिंदा थे, इसलिए उन्हें लगातार बेहोश रखने के लिए तीनों ने मिलकर उन्हें भारी मात्रा में कॉफ सिरप पिला दिया ताकि वह बिना आवाज किए सोते रहें। अगली सुबह जब गुप्ता जी की बेटी गोल्डी सुषमा से बात कर रही होती है तो यह देखकर गुप्ता जी की पत्नी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गोल्डी को सुषमा से बात करने के लिए जमकर डांटती है। दरअसल गुप्ता जी की पत्नी के मन में यह अंधविश्वास घर कर गया है कि रेखा जादू टोना करती है। उसे पूरा यकीन है कि गोल्डी की शादी में रुकावट डालने के लिए रेखा ने ही गुप्ता जी पर कोई काला जादू कर दिया है, जिसके असर से वे रूठ कर कहीं चले गए हैं। अपने इसी शक को पुख्ता करने और इसका तोड़ निकालने के लिए वह एक तांत्रिक बाबा की शरण में पहुंच जाती है। दरअसल सुषमा पर सोशल मीडिया पर रातों रात मशहूर होने की धुन सवार थी। जब उसके आम वीडियोस पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था तो